तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था दैट वाज चैप्टर 7 विच इज डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। लास्ट क्लास में जो हमने किया था दैट वाज कि हमने अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी और वो जो कैश फ्लोज थे वो डिस्क्रीट कैश फ्लोज थे, ठीक है। और अब उसका सेकेंड पार्ट आता है विच इज कंटिन्यूअस कैश फ्लोज। कंटिन्यूअस कैश फ्लोज। अब कंटिन्यूअस कैश फ्लोज होते क्या है? जैसे हमने, आपको ध्यान होगा फोर्स ऑफ इंटरेस्ट जब हमने पढ़ा था तो मैंने ये बात बताई थी कि जब भी इंटरेस्ट को हम मंथली से छोटे इंटरवल पे कंपाउंड कर रहे होते हैं या पे कर रहे होते हैं तो हम उसको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं, यानी कि हम ये मान लेते हैं कि वो कंटिन्यूअसली पे हो रहा है, यानी इतने छोटे इंटरवल पे है कि उनको एक से दूसरे को पीरियड को अलग करना बहुत हमारे लिए मुश्किल है, यानी कि उन दोनों पीरियड्स के बीच में गैप जो है बहुत छोटा है। तो सेम हैपेंस इन द केस ऑफ कैश फ्लोज। अगर कैश फ्लोज ऐसे हैं कि मंथली बेसिस पे हो रहा है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। बट अगर कैश फ्लो बहुत ही स्मॉल इंटरवल पे है, यानी कि कंटिन्यूअस कैश फ्लोज का केस है, तो उस सिचुएशन में हम किस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू ये सब कैलकुलेट करेंगे, हम ये करना चाहते हैं आज, ठीक है। तो पहले तो बात ये करते हैं कि किसी ने 0 से लेकर से टाइम t तक कंटिन्यूअस बेसिस पे पे कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आप किसी को 100 रुपए रोज के दे रहे हो, ठीक है, चाहे साल में 36,500 रुपए दे दोगे, बट हम उसको बोलेंगे कि आपने 36,500 दिया है, बट पे कैसे किया है? कंटिन्यूअस बेसिस पे पे किया है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि बिटवीन 0 एंड t इन्वेस्टर इज पेइंग कंटिन्यूअसली। कोई भी चीज जब कंटिन्यूअस होती है ना तो हम उसको रेट से डिनोट करते हैं। कोई भी चीज जब कंटिन्यूअस होती है तो हम उसको रेट से डिनोट करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा हूं, तो 40 किलोमीटर तो ठीक है कि 1 घंटे में ट्रेवल करूंगा, पर आवर यानी जरूरी नहीं कि मैं पूरा 1 घंटा चलूंगा। हो सकता है मैं 15 मिनट बाद रुक जाऊं तो 15 मिनट बाद 10 किलोमीटर पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं 40 किलोमीटर अगर चलता रहता तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रेवल करता, बट रेट मेरा क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर का था, ठीक है। तो रेट ऑफ पेमेंट, इसी तरह जब कैश फ्लोज आ रहे होते हैं तो उसको हम रेट ऑफ पेमेंट कह देते हैं। अगर मान लो मैं ये कहूं कि एक बाल्टी भरनी है तो बाल्टी में भी पानी आ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे? इतने लीटर पर मिनट के रेट पे आ रहा है। तो इसी तरीके से जब कैश फ्लोज की बात करते हैं तो हम कहते हैं द रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम t इज रो t, ठीक है। तो रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम t इज रो t पर यूनिट टाइम। जैसे मैंने वहां पर आवर बोला, पर मिनट बोला, यहां पर यूनिट टाइम में जो रेट ऑफ पेमेंट ये है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस रेट से अगर पेमेंट हो रही है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, इस रेट से पेमेंट हो रही है तो इसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रेट ऑफ पेमेंट का जो एट टाइम t की हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। चलो मान लो मैं ये कहता हूं कि मैंने 0 से लेकर t के बीच में, 0 से लेकर t टाइम के बीच में मैंने टोटल अमाउंट mt पे किया है। 0 से लेके t के बीच में टोटल अमाउंट mt पे किया है, ठीक है। तो रो t जो होगा वो होगा, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, रो t इज m डैश t, यानी t टाइम तक जो पेमेंट हुआ है उसमें किस रेट से चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज के लिए आपको याद होगा हम डेरिवेटिव जो है रेट ऑफ चेंज के लिए यूज करते थे। जब हम dy बाय dx करते थे तो हम बोलते थे कि व्हाट इज द चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो यहां कह रहे हैं व्हाट इज द चेंज इन द टोटल अमाउंट पेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अगर रो t की मैं बात करूं तो मैंने कहा इसको m डैश t से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि मैंने a से लेकर b तक, ठीक है, कुछ पे किया है, मुझे यह पता लगाना कि टोटल अमाउंट पेड बिटवीन a एंड b कितना है। टोटल अमाउंट पेड बिटवीन a एंड b कितना है। तो मैं सीधा क्या कहूंगा,
जी बी पे कितना है और ए पे कितना था उसको हटा देते हैं उसमें से। यानी मैं टोटल अमाउंट पेड बिटवीन बी एंड ए निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एम बी माइनस एम ए। ठीक है, क्या लॉजिक है। मान लो आप ये जानना चाहते हो कि आपने से 0 टाइम पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, 4 टाइम पे आपके अकाउंट में 4000 थे, 10 टाइम पे मैं उसमें अभी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक ऐसे अकाउंट की बात कर रहा हूं। सपोज आप अपने घर के पिगी बैंक में डाल रहे हो, आपने देखा यार मेरे कल तक मैंने जब इसमें से खोल के लॉक को गिने थे तो उसमें 1000 रुपए थे। ठीक है, आपने उसके बाद पैसे रोज डालते रहे, मतलब एक सेम अमाउंट आप रोज डालते रहे। आप जानना चाहते हो कि जैसे मालूम चला कि 1 साल के बाद आप सपोज आपके पास इतने पैसे थे, 3 साल के बाद आपके इतने पैसे हैं, तो 2 और 3 के बीच में कितने डिपॉजिट किए, जितने 3 साल पे हैं लेस जितने से आपने स्टार्ट किया था। तो वही तो अमाउंट है जो आपने 1 से लेकर 3 के बीच में इन्वेस्ट किया या मतलब डिपॉजिट किया है। सो अगर मुझे जानना हो कि टोटल अमाउंट पेड बिटवीन ए एंड बी कितना है, तो मैं कहूंगा जी बी पे कितना था माइनस ए पे, बी पे कितना है माइनस ए पे कितना था। अब जैसे एम बी माइनस एम है, क्या मैं इसको ए से लेकर बी तक एम डैश टी कह सकता हूं? आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो एम डैश टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एम डैश टी का इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, एम टी आएगा। एम टी में मैं लिमिट डालूंगा ए से लेकर बी तक, तो पहले अपर लिमिट डालूंगा बी, माइनस में लोअर लिमिट डालूंगा ए, तो क्या बन जाएगा एम बी माइनस एम ए। यानी कि अगर मुझे कभी भी 2 पॉइंट्स के बीच में टोटल अमाउंट पेड निकालना हो तो मुझे जस्ट क्या करना है, मुझे उसका जो रेट ऑफ पेमेंट है उसको इंटीग्रेट करके उसमें उसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ठीक है, टोटल अमाउंट पेड बिटवीन ए एंड बी निकालना है तो रेट ऑफ पेमेंट जिस रेट से उस पीरियड में पे हो रहा है उसको ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जैसे मान लो मुझे ये जानना हो, मैं कुछ पैसे डिपॉजिट कर रहा हूं, सेम अमाउंट से डिपॉजिट कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने 5 साल में कितना पैसा डिपॉजिट किया, मैं कहूंगा 0 से 5 इंटीग्रेट करते हैं। मैंने बोला मैंने 5वें साल में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो मैं 4 से 5, तो 5वें साल 4 से स्टार्ट होकर 5 तक जाता है, तो मुझे बेसिकली M5 माइनस M4 चाहिए, तो मैं उसको 4 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। सो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हमें रेट ऑफ पेमेंट पता हो और हमें टोटल अमाउंट पेड बिटवीन ए एंड बी निकालना हो तो हम रोटी को ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे वी आर नॉट कंसिडरिंग प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू टिल नाउ। हम अभी तक सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द टोटल अमाउंट पेड और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड या टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। हम इसमें कहीं पर भी अभी प्रेजेंट वैल्यू या एक्यूमुलेटेड वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या हुआ कि रेट ऑफ पेमेंट एट एनी टाइम इज द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल अमाउंट पेड अप टू दैट टाइम। रेट ऑफ पेमेंट एट एनी टाइम निकालना यानी कि रोटी चाहिए, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द टोटल अमाउंट पेड अप टू दैट टाइम, यानी कि एमटी अगर टोटल अमाउंट पेड था तो उसमें किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ पेमेंट हमारा ये हो गया। चलो जैसे मान लो रेट ऑफ पेमेंट मैं कहता हूं जब पूरे साल में ना 36 के रेट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आधे साल में कितना पे करेंगे, 36 पर एनम के रेट पे कर रहे हैं और ये हम यूनिफॉर्मली पे कर रहे हैं, तो आधे साल में कितना पे करेंगे 18, क्वार्टर में कितना पे करेंगे 9, मैं कहूं जी मंथ में कितना पे करेंगे तो 3। ठीक है, यानी कि टोटल रेट ऑफ पेमेंट जो है उसको फ्रैक्शन, जितने फ्रैक्शन का हमने निकालना है कि उतने अमाउंट में कितना पे हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं उसको उस टाइम के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि t से t प्लस dt, यानी कि dt टाइम पीरियड में कितना पे होगा तो 36 dt की रेट पे हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि 36 dt जो है उसकी पेमेंट स्मॉल इंटरवल t होगी। क्लियर है, जब भी हमें सपोज मुझे h पीरियड में निकालना है कि h पीरियड में कितना पे हुआ, अगर मैं पूरे साल में 36 पे कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा 36h के रेट 36h की पेमेंट होगी, तो जितना फ्रैक्शन में निकालना है मुझे उतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको समझने के लिए हम एक
क्वेश्चन की हेल्प ले लेते हैं। एक ये क्वेश्चन पढ़ लो। ए लाइफ ऑफिस स्टार्ट्स इशूइंग अ न्यू टाइप ऑफ 20 ईयर सेविंग पॉलिसी टू यंग इन्वेस्टर्स हु पे वीकली प्रीमियम ऑफ ₹500। वीकली प्रीमियम जा रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूसली हो गया। ठीक है। एज्यूमिंग दैट द लाइफ ऑफिस सेल्स 10,000 पॉलिसीज इवनली ओवर ईच ईयर, यानी कि वो पूरे साल में 10,000 पॉलिसीज बेचते हैं। 10,000 पहले साल बेचेंगे, 10,000 दूसरे साल, 10,000 तीसरे साल, हर साल 10,000 पॉलिसीज बेचते हैं। बट ये बेचते कैसे हैं? कंटिन्यूस बेसिस पे। ऐसा नहीं होता पहले दिन जाते हैं 10,000 पॉलिसीज बेच देते हैं, उसके बाद बाकी 364 डेज घर पे बैठ के आराम करते हैं। वो 10,000 पॉलिसीज को छोटे छोटे इंटरवल में, किसी दिन 2 बेची, किसी दिन 4 बेची, इस तरह से 10,000 के रेट पे बेच रहे हैं। ठीक है। सो हम ये मान रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देना बंद नहीं करेगा। ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रीमियम इनकम फॉर द लाइफ ऑफिस ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर। हमें रेट ऑफ प्रीमियम इनकम निकालना है। देखो, अगर मैं टीएथ ईयर की बात करूं, कितनी पॉलिसीज का प्रीमियम जा रहा होगा? नंबर ऑफ पॉलिसीज पेइंग प्रीमियम कितनी होगी? देखो, पहले साल 10,000 पॉलिसी का प्रीमियम जाएगा। दूसरे साल कितनी पॉलिसी का प्रीमियम जा रहा होगा? 20,000 का, क्योंकि 10,000 तो पुरानी वाली कंटिन्यू रह रही होंगी और 10,000 हमने इस साल नई और बेचती होंगी। अगले साल 20,000 पुरानी चल रही हैं, 10,000 हमने और बेच दी, तो 30,000 पॉलिसी का प्रीमियम जा रहा होगा। सो नंबर ऑफ पॉलिसीज पेइंग प्रीमियम कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय टी। अगर टी का 1 डालो तो फर्स्ट ईयर की नंबर ऑफ पॉलिसीज, 2 डालो तो सेकंड ईयर की नंबर ऑफ पॉलिसीज। ईच वन इज पेइंग कितना? ईच वन इज पेइंग कितना? 500। बट 500 तो रोज हर हफ्ते का है। ठीक है। एक साल में कितने वीक मान के चलो? मैंने बोला था हम बाय डिफॉल्ट 52.18 वीक मान के चलते हैं। सो नंबर ऑफ पॉलिसीज पेइंग प्रीमियम 10,000 टी है और हर बंदा इतने पैसे दे रहा है। सो कंपनी को किस रेट से पैसा रिसीव हो रहा होगा? कंपनी को किस रेट पे, टी टाइम पे किस रेट से पैसा रिसीव हो रहा होगा? कंपनी को रिसीव हो रहा होगा इतनी पॉलिसीज, हर पॉलिसी वाला इतने पैसे दे रहा है, जो भी मल्टीप्लाई करके आया। सो 10,000 इंटू 52.18 इंटू 500, आंसर इज 2609 1 2 3 4 5 3। ये हमारा आ गया कि इस रेट से प्रीमियम इनकम हमारे पास आ रही होगी। ठीक है। इस रेट से आ रही होगी प्रीमियम इनकम हमारे पास। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कैलकुलेट द टोटल प्रीमियम इनकम दैट वुड हैव बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इयर्स, तो मैंने कहा था जब भी हमें रेट ऑफ पेमेंट दिया होता है और हम निकालना चाहते हैं कि ए से बी के बीच में कितना रिसीव हुआ, तो हम क्या करते हैं? हम उसको ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 0 से 3 तक इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका आ जाएगा कि पहले 3 साल में कितना प्रीमियम रिसीव हुआ। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला है ऑल्सो फाइंड टोटल प्रीमियम इनकम दैट वुड हैव बीन रिसीव्ड इन द थर्ड ईयर। तो जब हम थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं तो थर्ड ईयर कहां से कहां तक होता है? ये 3 इयर्स की बात कर रहे थे, ये थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। थर्ड ईयर 2 से लेकर 3 तक होता है। तो 2 से लेकर 3 तक रोटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर थर्ड ईयर का प्रीमियम इनकम आ जाएगा। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि अगर मैं टी को इसमें 3 डाल दूं तो आ जाएगा, नहीं, वो रेट ऑफ पेमेंट है। अगर हमें टोटल अमाउंट पेड बिटवीन ए एंड बी निकालना होता तो मैंने क्या बताया था कि आपको ए से लेकर बी तक रोटी को इंटीग्रेट करना होगा। अब आते हैं टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एंड रेट ऑफ पेमेंट इज गिवन। अभी तक हमने प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालना सीखा था? हमने सीखा कोई एक सिंगल कैश फ्लो है चैप्टर 5 के अंदर। फिर हमने चैप्टर 7 के डिस्क्रीट में सीखा कि अगर डिस्क्रीट कैश फ्लोज हैं, टाइम 1 पे है, टाइम 5 पे है, टाइम 6 पे, इस तरह से अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई कैश फ्लोज हो रहे हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई कंटिन्यूअस कैश फ्लो हो रहा हो, ठीक है, यानी कि आपको ये दिया हो कि ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअसली आप पे कर रहे हैं, किस रेट पे? रोटी के रेट पे पे कर रहे हैं। हमें निकालना है टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जबकि गिवन क्या है? रेट ऑफ पेमेंट। तो देखो, मैंने बताया था कि
किसी को भी प्रेजेंट में लाना होता है तो उसको हम VT से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी कैश फ्लो को प्रेजेंट में लाना होता है तो उसको हम VT से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी बहुत ही स्मॉल इंटरवल के अंदर पेमेंट के साइज की बात करूं तो वो क्या होगी, रोटी DT। ठीक है, यानी वेरी स्मॉल इंटरवल के अंदर जो पेमेंट होगी वो क्या होगी, रोटी DT। अगर मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, इस कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पे चाहिए तो मैं उसको VT से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये भी लिखा जा सकता है रोटी VT DT। बट ये तो कोई एक पेमेंट हुई। ठीक है, ये तो कोई एक पेमेंट हुई इस रेट पे। तो हमने तो A से लेकर B के बीच में इनफाइनाइट पेमेंट की है, A के बीच में इनफाइनाइट स्मॉल इंटरवल्स लिए हैं। तो मुझे उन सारी की सारी पेमेंट्स को जो T की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, ये उन सब की प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं। ये तो हो सकता है पहली एक की निकली हो, फिर दूसरे की निकालोगे, फिर तीसरे की निकालोगे, फिर चौथे की निकालोगे। अब इतने स्मॉल इंटरवल्स हैं कि उनको सम अप करना हमारे लिए डिस्क्रीट पैटर्न पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन सबको सम अप करना चाहते हैं। तो अगर मैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा, A से लेकर B तक रोटी VT DT अगर मैं करूंगा, दैट विल गिव मी द टोटल प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। ठीक है, A पे नहीं देगा। मैंने बताया था जब भी हम VT से मल्टीप्लाई करते हैं दैट ऑलवेज गिव अस द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। तो अगर आपको रोटी दिया हो और VT दिया है, बहुत अच्छी बात है, VT गिवन भी हो सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट दिया हो तो आप B पावर T से कर सकते हैं। अगर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो E माइनस डेल्टा T से कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप VT निकालें, बस आपको रोटी गिवन होगा, उसको VT से मल्टीप्लाई करना है और जहां से जहां तक पेमेंट हो रही है वहां से वहां तक उसको इंटीग्रेट कर देना है आपने। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन कर लो। A company expect to receive for the next 5 year a continuous cash flow with the rate of payment of इतना, यानी रेट ऑफ पेमेंट कितना है, रेट ऑफ पेमेंट है 600 into 0.7 raised to power t। Calculate the present value of this cash flow assuming a constant force of interest। अब डेल्टा दिया है 7%, तो हमारा VT क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा e raised to power minus डेल्टा t। ठीक है, पेमेंट कहां से कहां तक हो रही है, 5 ईयर, यानी बिटवीन 0 and 5 हो रही है। ये पेमेंट 0 से 5 हो सकती थी, ये 1 से 10 हो सकती है, 2 से 8 हो सकती है, कहीं से कहीं तक भी हो सकती है, A से B तक मतलब दिया होगा। यहां पर 0 से दिया है तो प्रेजेंट वैल्यू 0 पे आ रही है। अगर ये 1 से भी पेमेंट हो रही होती तब भी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 0 पे ही आती। क्यों, क्योंकि हम VT इस्तेमाल करें और VT ऑलवेज गिव अस द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। सो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, 0 से लेकर 5 तक रोटी VT DT। अब इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूं, यहां पर हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है आईलेट का, कि जहां दो फंक्शंस का प्रोडक्ट नजर आया हम सोचते हैं चलो जी बाय पार्ट्स लग जाना चाहिए। बट बाय पार्ट्स तब लगता है अगर जैसे इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, बट यहां दोनों के दोनों एक्सपोनेंशियल हैं। अगर दो एक्सपोनेंशियल हैं तो दोनों को हम कंबाइन भी तो कर सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 600 बाहर, 0.7 e रेज टू पावर माइनस 0.07 रेज टू पावर t dt। अब ये मेरा पूरा a पावर x की फॉर्म में आ गया, ये पूरा मेरा a पावर x की फॉर्म में आ गया, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ax अपॉन log a होता है। तो मैं अगर इसको 600 इंटू 0.7 e रेज टू पावर माइनस 0.07 रेज टू पावर t डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.7 e रेज टू पावर 0.07, लिमिट क्या है 0 से 5 तक। ठीक है, सो 600 अपॉन में log ऑफ 0.7 e रेज टू पावर माइनस 0.07, दिस इज 0.7 e रेज टू पावर माइनस 0.07 रेज टू पावर 5 माइनस में समथिंग पावर 01 होता है। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि हो सकता है किसी के दिमाग में ये स्ट्राइक करे जी हम 0.7 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 0.07 की
वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू आ रही है 0.652675, आगे बहुत सारे डिजिट्स हैं और आप कहते हैं जी हम तो पहले 5 डिजिट लेके हम इसको 600 इंटू 0.65267 रेज्ड पावर टी को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लेकर 5 तक, तो क्या आंसर सेम आएगा? अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा। ठीक है, बट दोनों के दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको एक से ही करना है हमको। आप वैसे करो वैसे करो, दोनों से करोगे आंसर में माइनर से डिस्क्रिपेंसी आएगी, बट वो इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस माना जाएगा, यानी कि आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो, चलो यहां फोर्स ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो यहां पर कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता। ठीक है, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं चलो एक और क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट का बता देता हूं। तो बस आपको क्या करना है, आपको रोटी दिया है 800 इंटू 0.6 पावर टी। ठीक है, आपको वीटी चाहिए, जब भी कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो वीटी क्या होता है? वी पावर टी होता है, विच इज 1.09 रेज्ड पावर माइनस टी। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, पेमेंट कहां हुई है? 0 से 10 तक, तो रोटी वीटी dt। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? 800 ले जाओगे बाहर, 0 से लेकर 10 तक, 0.6 अपॉन 1.09 होल पावर टी चलेगा। तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके करो या डायरेक्टली ऐसे कैसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, इस पूरे को a मानते हुए a पावर x का इंटीग्रेशन करके लिमिट 0 से 10 डाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो कैश फ्लोज होते हैं ना, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, यानी कि कभी कुछ कैश फ्लोज में कुछ पॉजिटिव कैश फ्लोज है, कुछ नेगेटिव कैश फ्लोज है, यानी कि कुछ इनफ्लोज हैं और कुछ आउटफ्लोज हैं। हो सकता है, ठीक है, कि मैंने एक बार पैसा लगाया है, बाद में मुझे उससे इनकम आनी शुरू हुई है। मैंने एक बार पैसे लगाया, इनकम आनी शुरू हुई, बीच में मुझे फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, मैंने और पैसा लगा दिया, फिर से मुझे और इनकम आनी शुरू हो गई, कुछ भी हो सकता है। यानी कि when we are given inflows and outflows, अब जरूरी नहीं है कि अगर इनफ्लो कंटिन्यूस हो रहा है तो आउटफ्लो भी कंटिन्यूस होगा। हो सकता है इनमें से एक डिस्क्रीट हो और एक कंटिन्यूस हो, एक डिस्क्रीट हो और एक कंटिन्यूस हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल, कि किसी ने एक ट्रांसपोर्ट की बस ली है। ठीक है, एंड उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, डेली बेसिस पे उसको किराया आता है और किराया कंटिन्यूस बेसिस पे आता है। ठीक है, पेट्रोल वगैरह का एक्सपेंस भी कंटिन्यूस है क्योंकि रोज के रोज भरवाना पड़ेगा। इसके अलावा हर महीने का भी खर्चा है, क्या? इंस्टॉलमेंट जाती है उसकी, यानी कि कुछ खर्चे महीने के हैं, कुछ खर्चे एक ही बार लमसम कर दिए हैं, कुछ इनकम जो है कंटिन्यूस हैं, कुछ खर्चे भी कंटिन्यूस हैं। तो इस तरह से जब कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट हो जाए एंड इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो जाए, तो हमारा टास्क हो सकता है टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को आप माइनस कर दो तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हो सकता है कुछ डिस्क्रीट कुछ कंटिन्यूस का पैटर्न मिल ही जाए हमें। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लो। एक कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, यानी कि इनफ्लो क्या है? 5 ईयर तक कंटिन्यूस कैश फ्लो है 45,000 पर एनम का। ये 45,000 ही है, 45,000 टी नहीं है, ध्यान रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले साल 45,000 अगले साल 90,000 था, ऐसा नहीं, हर साल 45,000 ही है। सो कंटिन्यूस कैश फ्लो क्या है? 45,000। पे क्या करना है? आउटफ्लो के नाम पे क्या है? आउटफ्लो के नाम पे है फर्स्ट ईयर के एंड पे 80,000 देना है और थर्ड ईयर के एंड पे 50,000 देना है।
ठीक है। कैलकुलेट द एनपीवी, तो पहले बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस की। पहले बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस की। तो देखो रोटी गिवन है, वीटी आपको गिवन है, पेमेंट हो रही है 0 से 5 तक, तो 0 से 5 रोटी, वीटी, डीटी। अब इंटीग्रेट करना सिखाने की जरूरत नहीं है ना, 45,000 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और नीचे 100 एज इट इज रहेगा। ठीक है, लिमिट 0 से 5 डाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो निकालना चाहूं तो क्या होगा, देखो 80,000 टाइम 1 पे है, तो टाइम 1 पे है तो V1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50,000 टाइम 3 पे है तो 50,000 को V3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा टाइम इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकल आएगा, आउटफ्लो निकल आएगा। अब सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस कर दोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस हो जाएगा, दैट विल गिव यू द नेट प्रेजेंट वैल्यू। यस, हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्वेश्चंस की, जैसे हमें टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड वैल्यू व्हेन रोटी गिवन है, आप बोलोगे तो पहले भी निकाला था, साथ में डेल्टा कांस्टेंट नहीं है, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ आपको टी गिवन है, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ टी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से डील करेंगे, पहले बात कर लेते हैं टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू की। टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू की देखो हम कहते हैं जी पेमेंट इज मेड बिटवीन ए एंड बी, किस रेट पे, रोटी के रेट पे। अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि अगर किसी भी कैश फ्लो को बी से ए पे लेके आना है तो हम क्या करते थे, सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ बी से लेकर ए तक डेल्टा टी डी टी, ये किया करते थे। यस, किया करते थे। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारी पेमेंट हो रही है कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक, बट ये हो रही है कंटिन्यूअस, तो यहां पर जो कैश फ्लो होगा वो क्या होगा, रोटी डीटी होगा। जो कैश फ्लो होगा वो क्या होगा, रोटी डीटी होगा, जो कि किस टाइम पे हो रहा है, जो पे हो रहा है टाइम टी पे। ठीक है, अब इस कैश फ्लो को मैं लाना चाहता हूं कहां पे, उस टी पॉइंट से ए पे लाना चाहता हूं। ठीक है, जीरो पे नहीं लाना चाहता, ध्यान रहे मैं जीरो पे नहीं लाना चाहता, मैं ए पे लाना चाहता हूं। तो टी से लेकर ए तक मैं जो भी डेल्टा दिया होगा उसको इंटीग्रेट करूंगा, बट डेल्टा मेरा इन टर्म्स ऑफ टी है, तो मैं टी ऑलरेडी लिमिट्स में है, तो लिमिट्स में है तो मैं टी को तो वेरिएबल ले नहीं सकता, तो डेल्टा वाई डी वाई। ठीक है, ये तो कोई एक कैश फ्लो जो था वो कहां आ गया, ए पे आ गया, बट मुझे तो ए से लेकर बी के बीच में किए गए इनफाइनाइट जो स्मॉल इंटरवल्स पे हो रहे हैं उन सबको सम अप करना, तो मुझे उन सबको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इन सबको सम अप करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ए से बी तक रोटी एक्सपोनेंशियल टी से ए तक डेल्टा वाई डी वाई और फिर पूरा डी टी, ये डी टी मैंने बाहर लिख लिया है। तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो जीरो पे नहीं आएगा, प्रेजेंट वैल्यू एट ए आएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपने बीच में करना क्या है, बीच में एक डमी पॉइंट लेना, से टी पॉइंट लिया, उस टी मतलब एक जनरल पॉइंट है, टी ए और बी के बीच में सारे पॉइंट्स को ही मैं टी बोल रहा हूं। हर पॉइंट पे की गई वैल्यू को आप प्रेजेंट में लाना चाहते हैं और बाद में उन सबको आप सम अप करना चाहते हैं, आपने यही किया है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी ये। यस, क्वेश्चन है आपको रोटी दिया है 0.8t + 2, आपको डेल्टा टी दिया है 0.02t + 0.05। ठीक है, हमें पेमेंट कब से कब हो रही है, पेमेंट हो रही है 1 से लेकर 6 तक। अगर ये 0 से 6 होती तो प्रेजेंट वैल्यू 0 पे आती, 1 से 6 है तो प्रेजेंट वैल्यू 1 पे आ रही है, 2 से 6 होती तो प्रेजेंट वैल्यू 2 पे आती। ध्यान रहे
जहां हम डेल्टा टी इस्तेमाल करते हैं वहां हम डायरेक्टली वैल्यू 0 पे नहीं लाते, ए से बी के बीच में ए पे आती है। हाँ, आगे मैं बताऊंगा कि कब डायरेक्टली 0 पे हम ला सकते हैं। इस केस में डायरेक्टली 0 पे भी हम ला सकते हैं, बट हमें लानी नहीं है, हमें 1 टाइम पे बोला है, तो मैं 1 पे ही लेके आऊंगा इसको। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू कहती है कहां से कहां तक पे किया, रो टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, बीच में पॉइंट लेते हैं टी और टी से आना है 1 पे, तो टी से 1, डेल्टा को इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा एंड पूरा dt करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो पहले इतने पोर्शन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। इसका इंटीग्रेशन आ रहा है 0.02 y स्क्वायर बाय 2, 0.05 y, लिमिट डालनी है t से 1, सो 0.01 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 0.05 इंटू 1 माइनस टी, सो 0.01 माइनस 0.01 टी स्क्वायर प्लस 0.05 माइनस 0.05 टी, सो माइनस 0.01 टी स्क्वायर माइनस 0.05 टी प्लस में 0.06, और ये हमारा बन गया 1 से 6 तक 0.8 टी प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर 0.01 टी स्क्वायर माइनस 0.05 टी प्लस 0.06 dt। ठीक है, अब आप बोलोगे बाय पार्ट्स लगाएं? नहीं, मैं अभी भी बाय पार्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमेशा आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इसका डेरिवेटिव ये होगा, या तो डायरेक्टली होगा, नहीं तो कोई कांस्टेंट की कमी होगी, मिल जाएगा आपको। जैसे मान लो मैं 0.01 टी स्क्वायर माइनस 0.05 टी प्लस 0.06 को z पुट कर लूं। मैं y नहीं पुट कर रहा, ऑलरेडी y था। t नहीं पुट, t तो t की टर्म में है, तो t तो पुट कर नहीं सकता मैं, तो माइनस 0.02 टी माइनस 0.05 dt इज इक्वल टू dz। अब इसमें और इसमें किस चीज की कमी है? दोनों में एक कांस्टेंट टर्म है, एक टी वाली टर्म है। इसका मतलब हो सकता है कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बराबर बनाया जा सके। मैं 0.8 को 0.02 से डिवाइड करके देख लेता हूं, तो माइनस 40 की कमी लग रही है मुझे। अगर मैं दोनों तरफ माइनस 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ मैंने माइनस 40 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये बन गया। बट जैसे ही माइनस 40 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको e पावर z माइनस 40 dz बनाया, क्वेश्चन तो हो गया t की फॉर्म में, क्वेश्चन t से हो गया z की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म। अब अगर लिमिट t की है तो उसको भी तो z में चेंज करना पड़ेगा। व्हेन t इज 1 तो z हमारा माइनस 0.01 माइनस 0.05 प्लस 0.06 0 आ रहा है। एंड जब t की वैल्यू 6 है तो माइनस 0.01 इंटू 36 माइनस 0.05 इंटू 6 प्लस में 0.06, आंसर इज माइनस 0.6। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट तो पुट करनी आती है, ठीक है, तो इंटीग्रेट करके Ez का इंटीग्रेशन Ez हो जाएगा। लिमिट डालनी है 0 से माइनस 0.6, मैं लिमिट डाल देता हूं, तो e रेज टू पावर माइनस 0.6 माइनस e पावर 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 40, आंसर इज 18.047 यानी 18.05। तो ये इस पूरी की पूरी कैश फ्लो सीरीज की प्रेजेंट वैल्यू निकल आई। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? चलो, अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू ना निकाल के एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए होती है, मैं कहता हूं कि मुझे प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए। हमने ये पढ़ा है कि किसी एक वैल्यू को a से b तक लेके जाना होता है तो c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ a से लेकर b तक डेल्टा t dt कर देते हैं, करते थे। बट यहां पर a से लेकर b तक एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो हो रहा है,
एक स्मॉल इंटरवल में कितना है, रोटी dt है, उस वैल्यू को मुझे b पे लेके जाना है, तो मैं एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये पॉइंट t था, t से b पे जाना है, डेल्टा y dy, और फिर ये तो एक वैल्यू पहुंची, मुझे तो सबको पहुंचाना है जो कि a से लेकर b के बीच में पेमेंट्स हो रही है। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब टोटल निकालनी होगी तो a से b तक रोटी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ t से b तक डेल्टा y dy एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, फॉर्मूला समझ आ गया। बाहर क्या लिखा जाएगा, जहां से जहां तक पेमेंट हो रही है, नीचे हमेशा t आएगा रो पर, जहां लेके जाना है। अगर a पे लेके जाना है तो a लिखोगे, b पे लेके जाना है तो b लिखोगे। अच्छा, जैसे इस वाले में हमने t से a इंटीग्रेट किया था, बीच वाले को, बाहर तो हमने a से b, बाहर हमेशा क्या लिखना है, जहां से जहां तक पेमेंट हो रही है। ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कहां आएगी उससे कोई कनेक्शन नहीं है। t से a अगर मैं डायरेक्टली t से 0 तक इंटीग्रेट कर देता ना, तो ये आंसर मुझे डायरेक्टली 0 पे मिल जाता, प्रेजेंट वैल्यू 0 पे आ जाती, क्योंकि हर वैल्यू को वो 0 पे लेके जा रहा है और बाद में a से b तक पुट करने का, इंटीग्रेट करने का मतलब है कि हम जैसे उसको सम अप कर रहे होते हैं। पर ध्यान रहे, डायरेक्टली t से 0 पे ले जाने से पहले मेक श्योर, इस केस में जा सकते हैं, मेक श्योर कि पूरे के पूरे 0 से लेकर जहां तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं, पूरे के पूरे टेन्योर में आपका डेल्टा टी जो है सेम है। कई बार ऐसा होता है ना कि डेल्टा टी यहां से यहां तक इतना है, यहां से यहां तक इतना है, तो आप डायरेक्टली टी से 0 तक इंटीग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि दैट विल गिव यू रॉन्ग आंसर, क्योंकि वो उसके बाद चेंज होना चाहिए था डेल्टा, जो आपने नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली यही फॉलो करते हैं रूल कि हम सिर्फ ए पे आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ए पे आने के बाद हम बाद में उस वैल्यू को उठा के 0 पे ले जाते हैं। कैसे 0 पे ले जाते हैं, किसी को एक्यूमुलेशन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू 0 पे चली जाती है। ठीक है ना, या डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी वैल्यू 0 पे चली जाती है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एक्यूमुलेटेड वैल्यू का। फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ ए पेमेंट स्ट्रीम। पेमेंट स्ट्रीम मतलब रोटी आपको गिवन है 1.2 प्लस 2.40। पेमेंट कहां से कहां तक रिसीव हो रही है, 4 से 8 तक। ठीक है, ड्यूरिंग विच फोर्स ऑफ इंटरेस्ट कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.04 टी है। ठीक, अब एक्यूमुलेटेड वैल्यू चाहिए। मैंने क्या कहा था, बीच में एक जनरल पॉइंट लेना है टी से 8 पे आना है। बाहर क्या लिखेंगे, जहां से जहां तक पेमेंट हो रही है, रोटी इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, बीच में टी से कहां जाना है, 8 पे जाना है, 0.02 प्लस 0.04 y dy एंड पूरा dt। क्या मुझे इसको फिर से इंटीग्रेट करके दिखाने की जरूरत है, नहीं। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका आंसर समथिंग लाइक दैट आ जाएगा, 1.2 प्लस 2.40 इंटू ई रेज टू पावर समथिंग इन टर्म्स ऑफ टी dt। इस पूरे को आप z पुट करोगे, ये आपका सम कांस्टेंट टाइम dz अपने आप बन जाएगा। दैट कांस्टेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नॉर्मली देखा गया है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू लानी होती है तो ये कांस्टेंट नेगेटिव आता है, जब एक्यूमुलेटेड वैल्यू करनी होती है तो ये कांस्टेंट पॉजिटिव आता है। नॉर्मली देखा गया है, बट जो भी एक्चुअल आएगा वो आपको वही लेके चलना है। ठीक है, इंटीग्रेट तो कर लोगे। चलिए, तो अब मैं इस चीज को आपको वापस जनरलाइज करके बता देता हूं। तो देखो, पेमेंट कहां से कहां हुई, ए से लेकर बी तक। जनरल पॉइंट लिया टी, दो ऑप्शन है, टी से ए पे भी आना हो सकता है, टी से बी पे आना भी हो सकता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी हो सकती है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी निकालनी हो सकती है। तो आपने बाहर सिर्फ क्या लिखना है, जहां से जहां तक पे हो रहा है। रोटी को रोटी लिखना है, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रहेगा, टी रहेगा, डेल्टा वाई डी वाई एज इट इज रहेगा, डी टी एज इट इज, सब कुछ सेम रहेगा। फर्क सिर्फ क्या पड़ेगा, ये वाली वैल्यू चेंज होगी, ये वाली वैल्यू चेंज होगी। दिस कुड बी ए और बी। कैसे मालूम चलेगा, अगर ए पे जाना है तो ए तक ले जाओगे,
बी पे जाना है तो टी से बी तक इंटीग्रेट करोगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा दोनों फॉर्मूला के बीच में, यानी दोनों फॉर्मूले सेम हैं। बस ये है क्योंकि टी से ए जाने का मतलब है टी आपका ए के बाद में है तो आप पीछे जाना चाहते हैं तो दैट विल गिव यू प्रेजेंट वैल्यू। टी से बी जाना चाहते हैं और बी टी के बाद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ए और बी के बीच में आपने टी पॉइंट लिया है, बी जो है टी के बाद आ रहा है तो ये आपको देगा एक्यूमुलेटेड वैल्यू। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, क्योंकि हमने तो अभी तक क्या देखा कि हर कॉन्सेप्ट को हमने इंडिविजुअली करके देखा, ठीक है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है सारे कॉन्सेप्ट्स का इकट्ठा आता है। एंड नॉर्मली इस चैप्टर में से जो चैप्टर 7 का कंटिन्यूअस पार्ट है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का मिक्स करके आ जाता है। आज तक देखा गया है कि अगर 10 पेपर्स की मैं 10 साल की बात करूं या 10 डाइट्स की बात करूं तो 10 में से 9 बार इसमें से क्वेश्चन आया ही आपको मिलेगा। बहुत ही रेयर चांस होता है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन ना आए, बिकॉज ये चैप्टर में आप जो चैप्टर 4 है इंटरेस्ट रेट वो भी कवर हो जाता है, चैप्टर 5 जो है, जो चैप्टर 4 था दैट वाज टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो भी कवर हो रहा है, चैप्टर 5 जो था इंटरेस्ट रेट्स वो भी कवर हो रहा है, 6 का हो सकता है इसमें डालते कोई पार्ट, नहीं तो 7 तो पूरा कवर हो ही रहा है इसके अंदर। तो चारों चैप्टर, हर चैप्टर में से क्वेश्चन आना तो पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए सारे चैप्टर का मर्ज करके उन्होंने पिछले 4 चैप्टर का पूरा जो कॉम्बिनेशन था एक क्वेश्चन के अंदर आपको दे देते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। डेल्टा टी आपको गिवन है, डिफरेंट टाइम जोन के अंदर डिफरेंट दिया हुआ है। डिराइव एंड सिंप्लीफाई एज फार एज पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर वीटी वेयर वीटी इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए यूनिट सम ऑफ मनी ड्यू एट टाइम टी। आपको वीटी निकालना है। मैंने आपको बता रखा है कि वीटी जो होता है नथिंग बट A0t का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/A0t होता है, ठीक है। अब वीटी डायरेक्टली निकालने का तरीका मुझे नहीं पता, बट A0t निकालने का मैंने तरीका चैप्टर 5 के अंदर सीख रखा है जब डेल्टा टी डिफरेंट दिया होता है। तो अब इसमें 2 केस कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट केस, अगर t की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है और मैं जानना चाहता हूं A0t का वैल्यू, तो A0t इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 से t तक। 0 से लेकर 10 के बीच में हमारा क्या है, 0 से लेकर 10 के बीच में हमारा कौन सा एप्लीकेबल है, 0.04 प्लस 0.01 y dy, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं मैं, 0.04 y 0 से t प्लस 0.01 y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से t, सो e रेज़ टू पावर 0.04 t प्लस 0.005 इंटू टी स्क्वायर। ये मेरा A0t आ गया if t lies between 0 and 10, but my question was not to find the value of accumulation factor. My task was to find the value of Vt, और मुझे पता है Vt क्या होता है, Vt होता है 1/A0t, so e raised to power माइनस ठीक है, यानी 1/A0t कर दिया तो 1/e पावर x e पावर माइनस x होता है, तो ये हमारा Vt का एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर मैं कहता हूं सेकंड केस, अगर t की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, t की वैल्यू 10 से ग्रेटर है, t की वैल्यू अगर 10 से ग्रेटर है और मुझे चाहिए A0t, तो मैं क्या करूं, मैं लिख सकता हूं 0 से 10 इंटू 10 से t इंटू 10 से लेकर t तक। बस 0 से t जाना है, बीच में 10 आ रहा है तो 0 से 10 जाऊंगा प्लस 10 इंटू 10 से t तक चला जाऊंगा। 0 से 10 जाने के लिए मेरे पास A0t का रास्ता पता है। अब इसमें मैंने डायरेक्टली क्या किया, t की वैल्यू 10 डाल दी, तो 0.04 इंटू 10 प्लस 0.005 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है 0.9, तो e रेज़ टू पावर 0.9 इंटू 10 से लेकर t तक इंटीग्रेट करना है, 10 से t तक किसको, जो 10 से आगे है, 10 से आगे 0.05 दिया है क्वेश्चन में, सो दिस इज e रेज़ टू पावर 0.9 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.05 y, लिमिट डालेंगे t माइनस 10,
सो e raised to power 0.9, e raised to power 0.05t, 0.05 into 10 is 0.5, so e raised to power 0.05t प्लस में 0.4, बट मुझे चाहिए vt, तो vt हो जाएगा 1 अपॉन, vt मेरा ये हो गया। तो अब मेरा vt जो है 2 आ गए। मेरा vt एक तो अगर t की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है और अगर एक t की वैल्यू 10 से ग्रेटर है। पहले वाले में क्या आया था, e रेस्ट पावर माइनस 0.04 t माइनस 0.005 टी स्क्वायर। दूसरे वाला आया 0.05 t माइनस 0.4। ठीक है, ये मेरा VT आ गया। ये तो हो गया हमारा केस पार्ट 1 हो गया हमारा। अब कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 ड्यू एट द एंड ऑफ 15 ईयर। यानी कि हमें अगर टाइम 15 पे 1000 है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो 1000 की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है 1000 V15। ठीक है, अब 1000 V15 हमारा ये वाला एप्लीकेबल होगा। यहां से V15 की मैं वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे कर लोगे सिंप्लीफाई, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, सॉरी सेकंड का बी, कैलकुलेट द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट इंप्लाइड बाय दिस ट्रांजैक्शन इन ए। देखो जैसे इसकी प्रेजेंट वैल्यू, चलो मैं कैलकुलेट कर ही देता हूं इसकी प्रेजेंट वैल्यू, माइनस 0.05 इंटू 15 माइनस 0.4, इसको e रेज टू पावर में करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर इज 316.63 आ रही है। वो कहते हैं कि अगर यही 1000 रुपया सिंपल डिस्काउंट रेट पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू सेम होती तो डिस्काउंट रेट क्या होता। वैसे अगर मैं 1000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं 15 साल के बाद, 1000 पेबल है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो ये होगी, ये क्या दे रखी है 316.63। अब तो सिंपली क्या करना है, डी निकालना है, सिंपल मैथमेटिक्स हो जाएगा। पार्ट 3, ए कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम इज रिसीव्ड एट द रेट ऑफ, ये e रेज टू पावर में है, ये 20 e रेज टू पावर माइनस 0.01 t है। 10 से लेकर 15 तक पेमेंट हो रही है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे जब तक आपको ये ना दिया हो कि प्रेजेंट वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पे चाहिए, आप प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 0 पे निकालते हैं। ठीक है, तो अब रेट ऑफ पेमेंट क्या है, रेट ऑफ पेमेंट है आपका, रेट ऑफ पेमेंट है 20 e रेज टू पावर माइनस 0.01 t। ठीक है, हमें प्रेजेंट वैल्यू 0 पे चाहिए। पेमेंट कहां से कहां तक हो रही है 10 से 15, तो 10 के बाद जो VT है हमारा कौन सा एप्लीकेबल है, 10 के बाद VT हमारा ये वाला एप्लीकेबल है। ठीक है, हमें तो मतलब क्या है, जैसे ही हमें VT दिया है, पेमेंट 10 से 15 हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू 10 पे ही आएगी। पेमेंट 10 से 15 हो रही है, रोटी इंटू 10 से 15 के बीच में जो एप्लीकेबल VT है उससे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर इसका 0 पे ही निकलेगा डायरेक्टली। अगर मान लो आपका दिल करता है नहीं, हम तो जो अभी अभी तरीका सीखा है वैसे करना चाहते हैं कि हम तो 10 पे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो 10 से 15, तो उस केस में आप VT इस्तेमाल नहीं करोगे, आप कहोगे रोटी इंटू एक्सपोनेंशियल t से 10 पे जाना है, t से 10 पे जाना है। ठीक है, डायरेक्टली इसको t से 0 ले जा नहीं सकते क्योंकि t से 10 तक अलग डेल्टा एप्लीकेबल है और 10 से पहले अलग है, तो यहां पर 0.05 है dy dt। तो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन e की फॉर्म में आ जाएंगे, दोनों को इकट्ठा कर लोगे, लिमिट डालोगे 10 से 15 तक, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कहां आ जाएगी
प्रेजेंट वैल्यू आएगी 10 पे। फिर आपको V10 निकालने के लिए क्या करना होगा, इस वाले एक्सप्रेशन में t की जगह 10 डालना होगा, तो आपका V10 निकलेगा। तो जो आंसर आपका प्रेजेंट वैल्यू एट 10 निकलेगा उसको जब आप V10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू एट 0 देगा। कभी कभी टाइम पास करने का भी दिल कर जाता है तो आप ऐसे करोगे, अदरवाइज जो बेटर वे है वो ये है करने का। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, क्योंकि अगर वैसे देखें ना तो हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए और लगता है कि हाँ जी ये तो बहुत आसान है, बट जब चीजों को मर्ज करके देखो ना तो फिर थोड़ा सा अलग नजर आता है वो। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसका। The force of interest delta t is a function of time and at any time t measured in year is given by this. आपको डेल्टा 0 से 10 के बीच में 0.03 दिया है, 10 से 20 के बीच में 8 दिया है और 20 से ग्रेटर में bt दिया है। Where a and b are constant. हमें बोला गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 ड्यू एट टाइम 20 इज 50, यानी कि 20 टाइम पे 100 रुपीज जो पेबल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50 दे रखी है। हमें बताना है ए क्या होगा, फाइंड ए। अब देखो 100 को अगर मैं A020 से डिवाइड करता हूं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है, जो कि मुझे क्या दे रखी है, 50 दे रखी है। इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाय 50 कर लूं तो मेरा A020 हो गया। सो A020 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब A020 अगर मेरा 2 है तो A020 वैसे क्या होता है, 0 से 10, 10 से 20, ये दिया है 2 के बराबर। A010 के लिए मैं 0 से 10 तक कौन सा 0.03 को इंटीग्रेट करूंगा, इनटू 10 से 20 तक मैं 80 को इंटीग्रेट करूंगा। आंसर 2 दिया है। सो दिस इज e रेज़ टू पावर 0.03, लिमिट डालनी है 10 से 0 तो इंटू 10, ठीक है, इंटू e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ at स्क्वायर बाय 2, लिमिट डालनी है 10 से 20, सो e पावर 0.3 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 400 माइनस 100, 300 बाय 2, 150a। सो e रेज़ टू पावर 150a प्लस 0.3, इसका आंसर 2 दिया हुआ है। दोनों तरफ लॉग ले लें अगर हम, नेचुरल लॉग, तो log 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 150a प्लस 0.3, इसमें से 0.3 माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाय 150 कर देते हैं, तो हमारी a की वैल्यू निकल रही है। ठीक है, a की वैल्यू आ रही है 2.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। चलो जो भी आ जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड, अब वो कहता है कि 28 टाइम पे जो 100 रुपए पेबल थे ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में 40 है। 28 टाइम पे जो 100 रुपए थे उसकी आज की डेट में प्रेजेंट वैल्यू 40 है। सो 100 डिवाइडेड बाय A028 इज इक्वल टू 40 है। सो A028 की वैल्यू 100 बाय 40 विच इज 2.5 आ गई। A028 को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, A020 इंटू A2028 कर सकते हैं। आप बोलोगे क्यों, 0 से 10 का अलग है, 10 से 20 का अलग है। अरे 0 से 20 की वैल्यू दे तो रखी है ऑलरेडी, 0 से 20 की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है। तो हमेशा हम क्या चाहते हैं कि अगर कोई पिछले हमारे अच्छे कर्म हैं, यानी पिछले कोई मेहनत की है, तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलना चाहिए। तो इसका आंसर दिया है 2 इंटू A2028 इज इक्वल टू 2.5। सो A2028 किसके बराबर हो गया, 1.25 के बराबर हो गया। अब A2028 वैसे होगा क्या, 20 से 28, 20 से आगे कौन सा एप्लीकेबल है, BT। अब इंटीग्रेट करके टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करके आप b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर रहा। तीसरा पार्ट
कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम 0 से 28 कि अगर 0 से 28 तक हमने देखा कि 0 से लेकर 28 तक 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 40 है। तो अगर सिंपल ये हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट पे होती तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती, इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट पे होती तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती 100 इंटू 1 माइनस d⁻28 कितनी दे रखी है 40। यहां से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी डी की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, वो होगी इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट। एक कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम इज पेड एट द रेट ऑफ इतना, 3 से लेकर 7 तक पे हो रहा है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट स्ट्रीम, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब 0 पे चाहिए, पेमेंट चाहे 3 से 7 हो रही है। अब ये देखो क्या 3 से 7 में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0 से 3 में वही है, यस 0 से 3 में वही है, तो हम डायरेक्टली भी इसको 0 पे ला सकते हैं। तो e रेज़ टू पावर माइनस 0.0540 है, रो टी इज e रेज़ टू पावर माइनस 0.040, डेल्टा टी हमारा 0.03 है। तो 3 से 7 तक तो पेमेंट हो रही है, इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ कहां से, टी से कहां जाना है 0 पे। आप चाहो तो अपने पुराने मेथड से जो हमने सीखा क्लास में उससे भी कर सकते हैं कि पहले टी से 3 पे जाएं और बाद में उसको a03 से अलग से डिवाइड कर लें, वो आपकी मर्जी है। बट डायरेक्टली मैंने क्या बताया कि अगर डेल्टा सेम है थ्रू आउट तो आप डायरेक्टली भी 0 पे ले जा सकते हैं, टी से 0 तक 0.03 dy/dt। चलो जी हो जाएगा इंटीग्रेट करके आंसर। इसका कोई और पार्ट, डिटरमिन द लेवल कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम। हमें अपना रेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, हमें बोला है कि एक कांस्टेंट रेट ऑफ पेमेंट है, लेवल पेमेंट की बात कर रहे हैं मतलब कांस्टेंट रेट ऑफ पेमेंट है, 3 से 7 तक रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ हो ताकि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो 4th पार्ट का आंसर निकला है सेम आए। तो आपको क्या करना है, पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल लेनी है। फिर हमसे बोला है जी 3 से 7 तक कितना, सपोज के, ठीक है, के रुपीज कांस्टेंट रेट ऑफ पेमेंट है, एक्सपोनेंशियल टी से 0 पे आना है 0.03 dy/dt। इस गिवन प्रेजेंट वैल्यू को इस के इक्वेट कर देना है, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग के की फॉर्म में आ जाएगा। तो इससे हमारी के की वैल्यू निकल जाएगी जो हमारा टास्क है, ठीक है, कि कितना पैसा हम हर साल, कितना कांस्टेंट रेट ऑफ पेमेंट से हम पेमेंट करें कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू, पहले देखो रेट ऑफ पेमेंट टी की टर्म में थी, अब हम कह रहे हैं कितना कांस्टेंट रेट ऑफ पेमेंट से पेमेंट करें ताकि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आए वो सेम आ जाए, ठीक है। तो आपका जो टास्क है वो के निकालने का है। चलिए हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो 7 है कंटिन्यूअस कैश फ्लोज का पार्ट, ये हमारा आज खत्म हो गया है।